अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 के अंदर हमने 2 क्वेश्चंस के एविडेंस के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम तीसरे के बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्नोसिस के बारे में, कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एविडेंस अबाउट प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें किस एविडेंस से मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले बाकियों की तरह आ जाएगा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोग्नोसिस है ना, ये होता क्या है, ठीक है। जो प्रोग्नोसिस का मतलब है कि डिज़ीज़ किस तरह प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। और जब हमने पेशेंट को इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट दिया है उसके बाद डिज़ीज़ किस तरह प्रोग्रेस कर रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही, क्या इशू आ रहा है पेशेंट के साथ, ठीक है। हम प्रोग्नोसिस को ये भी कहते हैं कि डिज़ीज़ किस तरह चेंज हो रही है, डिज़ीज़ किस तरह बिहेव कर रही है, किस तरह एक्ट कर रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। ये भी प्रोग्नोसिस की डेफिनेशन के अंदर ही आता है। एक और भी प्रोग्नोसिस की डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि पेशेंट की जो लाइफ है वो कितनी रह गई है, इसे भी हम प्रोग्नोसिस कह सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, वो पेशेंट को मेडिसिन देता है और उसे कहता है कि आपने 3 दिन खाकर मेडिसिन मेरे पास आना है, ठीक है, और फ़र्क ना पड़ा तो मैं दवाई बदल दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोग्नोसिस है कि जो पेशेंट है वो रिकवर हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन की। सबसे पहले क्या होता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, वही जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जो थेरेपिस्ट है वो बहुत सारे पेशेंट्स देखता है डेली, उसका बहुत सारे पेशेंट्स के साथ इंकाउंटर होता है, ठीक है। उसकी वजह से वो बहुत से पेशेंट को ऑब्ज़र्व करता है। लाइक हम कहते हैं कि एक जो है थेरेपिस्ट है, ठीक है, वो ज़्यादातर उनके पास बैकएक या फ्रोज़न शोल्डर वगैरह के पेशेंट आते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब उनको अंदाज़ा होता है कि ये पेशेंट जो है वो कितने दिन में रिकवर कर जाएंगे, मींस उन्हें इन डिजीज़ के प्रोग्नोसिस का अंदाज़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन शोल्डर का जो पेशेंट है वो 24 मंथ्स के अंदर रिकवर कर जाता है, ठीक है। उनका क्लिनिकल नॉलेज इस हद तक इंक्रीज़ हो चुका होता है कि उन्हें पता होता है, वो आसानी से बता देते हैं कि ये डिज़ीज़ इतना अर्सा प्रोग्रेस करेगी और उसके बाद पेशेंट रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी थेरेपिस्ट के पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो कि न्यू डिज़ीज़ के साथ आया, पहले उसने उस डिज़ीज़ का पेशेंट ट्रीट किया है लेकिन बहुत कम ट्रीट किया या बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया, ठीक है, तो फिर वो मूव करता है टूवर्ड्स एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल रिसर्च, ठीक है। इस तरह जो है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में बायसनेस आ सकती है, क्योंकि जो थेरेपिस्ट है वो सिर्फ उन्हीं डिजीज़ के बारे में बता सकता है जिनका उससे डेली इनकाउंटर होता है। वो उन डिजीज़ के बारे में नहीं बता सकता जो न्यू है या उसने रेयरली ट्रीट की हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास जो है एक पेशेंट आता है विद रेयर डिजीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम टेनिस एल्बो की, ठीक है। टेनिस एल्बो का पेशेंट आता है हमारे पास, तो थेरेपिस्ट को डिफ़िकल्टी होगी ये बताने में कि ये कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर उसने एक आधा पेशेंट टेनिस एल्बो का ट्रीट किया भी है तो हम उसके रिज़ल्ट को पूरी पॉपुलेशन पे, बाकी पेशेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल उसके पास जो पहले टेनिस एल्बो का पेशेंट आया था वो 10 डेज़ में रिकवर हो गया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि दूसरा पेशेंट भी 10 डेज़ में रिकवर होगा, क्योंकि हम डिफरेंट पेशेंट के लिए सिंगल डिजीज़ है, ठीक है, मीन्स एक ही डिजीज़ के लिए डिफरेंट पेशेंट के ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। पेशेंट की एज के लिहाज से, उसकी कंडीशन के लिहाज से, ठीक है, हम डिफरेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं डिफरेंट पेशेंट्स के लिए, एक ही डिज़ीज़ के लिए, ठीक है। और वो पेशेंट जो हैं वो डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर रिकवर होते हैं, कुछ 10 दिन में हो जाते हैं, कुछ 12 दिन में, कुछ 15 दिन में, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट टाइम फ्रेम होता है रिकवरी का। उसके बाद इसमें आता है जो क्लिनिकल रिसर्च है ना, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। अब हर क्वेश्चन की क्लिनिकल रिसर्च हमने पढ़ी है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन भी पढ़ी है हमने, उसमें क्या थी, केस सीरीज थी, केस रिपोर्ट थी, रेंडमाइज ट्रायल्स थे, सिस्टेमिक रिव्यूज़ थे और मेटा एनालिसिस वगैरह था, ठीक है। फिर हमने ये 5 रिसर्चेस थी जिनसे हम ऑथेंटिक डाटा पिक कर सकते हैं। फिर हमने एक्सपीरियंस से क्वेश्चन से रिलेटेड में भी क्लिनिकल रिसर्च देखी, उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च थी जिससे हम ऑथेंटिक डाटा पिक कर सकते थे। अब बात आ जाती है प्रोग्नोसिस की। प्रोग्नोसिस में जो है ना वो हम डाटा पिक कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्चेस, और इसको हम कोहार्ट स्टडीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जो है
लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ में हम मूव करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 10 to 12 ईयर्स तक जो है वो स्टडी चलाते हैं पेशेंट के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि कोहार्ट स्टडी क्या होता है। कोहार्ट स्टडी फॉलो करती है होल प्रोसेस। होल प्रोसेस से क्या मुराद है कि हम इसमें देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर जो डिज़ीज़ है, ठीक है, वो कितना टाइम लेगी ठीक होने में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। बच्चा था, वो जब पैदा हुआ तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद था हार्ट डिजीज़ डिवेलप होने का, ठीक है। तो हमने उसके ऊपर कोहार्ट स्टडी चला दी उसकी बर्थ से ही, और हमने फिर देखा कि उस बच्चे के अंदर उसकी एज के मतलब किस हिस्से में जाकर उसके अंदर हार्ट डिजीज़ डिवेलप हुई है इस रिस्क फैक्टर के साथ, ठीक है। फिर हम उस टाइम फ्रेम को कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको इतना टाइम लगा इस रिस्क फैक्टर के साथ डिजीज़ डिवेलप होने में, ठीक है। उसके बाद जो कोहार्ट स्टडीज़ है ना, वो दो तरह की होती हैं। एक है प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ और दूसरी है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ में हम फ्यूचर में मूव करते हैं, मींस हम देखते हैं कि कौन से जो है दीज फैक्टर्स पेशेंट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, और ये हमें प्रोग्नोसिस के बारे में बताती हैं। लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ हैं इसमें हम बैकवर्ड मूव करते हैं, हम देखते हैं कि डिज़ीज़ किस तरह शुरू हुई, ठीक है, सारा हम पास में चले जाते हैं और देखते हैं कि डिज़ीज़ कैसे शुरू हुई, कौन कौन से उसको साइन एंड सिम्टम आए, पेशेंट को कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स अब तक इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ के अंदर देख रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होती हैं, इसमें हम स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी होती है विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन है 100 की, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इस 100 की पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग हैं जो जिनके अंदर रिस्क है लंग कैंसर डिवेलप होने का, ठीक है, और कितनों के अंदर रिस्क नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि कितने लोग हैं जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, और कितने लोग हैं वो स्मोकिंग नहीं कर रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल 70% जो हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो 70% हैं वो एट रिस्क हैं ऑफ डिवेलपिंग कैंसर विद इन नेक्स्ट ईयर्स, ठीक है। मीन्स वो इनके अंदर रिस्क फैक्टर मौजूद है कि अगले कुछ सालों के अंदर उनके अंदर लंग कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में पता है रेंडमाइज ट्रायल्स आ जाते हैं। रेंडमाइज ट्रायल्स में आगे दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है, एक इंटरवेंशन ग्रुप होता है, फिर नॉन रेंडमाइज ट्रायल्स आ जाती हैं, ठीक है। दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ और क्लिनिकल ट्रायल्स दोनों ही ऑथेंटिक हैं, इसलिए हम दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर डिजीज़ को चेक करने के लिए यूज़ होती हैं। इसमें कोई भी बायसनेस नहीं होती इन दोनों में, ना ही ब्लाइंडनेस होती है। लास्ट पे आ जाता है सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यूज़ क्या होता है? सिस्टमैटिक रिव्यूज़ है कि हमने जितनी भी ऑथेंटिक लॉन्गिट्यूडनल कोहार्ट स्टडीज़ की हैं, ठीक है, या क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, उन सबको सम अप कर दिया जाता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट असेसमेंट करने के बाद। सिस्टमैटिक रिव्यूज़ की डेफिनेशन क्या है कि हाई क्वालिटी सिस्टमैटिक रिव्यू है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, ट्रांसपेरेंट एंड मिनिमली बाइज्ड ओवरव्यू ऑफ ऑल बेस्ट डाटा ऑफ प्रोग्नोसिस। जितना भी हमने प्रोग्नोसिस का बेस्ट डाटा निकाला है उस सब का हमें ओवरव्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उस ओवरव्यू के अंदर कोई भी बायसनेस वगैरह नहीं होती। इसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक रिव्यू।